सभी को नमस्कार। मैंने कालिदास के मार्क्सवादी समीक्षक इस शीर्षक से जहां तक मुझे स्मरण है 2 वक्तव्य पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब के इस चैनल पर दिए हैं। पहले वक्तव्य में मैंने जर्मनी के संस्कृत प्राध्यापक, संस्कृत के विद्वान और भारतीय विद्या के विस्तृत अध्येता वाल्टर र्यूबेन के कालिदास विमर्श की चर्चा की है और उनकी पुस्तक कालिदास द ह्यूमन मीनिंग ऑफ हिज वर्क्स, जो जर्मन से अंग्रेजी में अनुदित होकर के मुझे उपलब्ध थी। वर्षों पहले मैंने उसको पढ़ा था, तभी से कुछ जो नोट्स बनाए थे वे ही मेरे पास हैं। र्यूबेन कितनी बातें कालिदास के संबंध में विचारणीय कहते हैं और एक मार्क्सवादी वे अध्येता हैं। उस दृष्टि से कालिदास का अध्ययन करते हुए भी कालिदास की मानवीय संवेदनाओं को और उनके सरोकारों को वे उजागर करते हैं। यह मैंने वाल्टर र्यूबेन के बारे में बोलते हुए कहा था। उसके बाद मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो कालिदास पर समीक्षा की है उस पर भी बात की थी। पर र्यूबेन के बारे में बोलते हुए मैंने बताया था कि कालिदास बचपन में दरिद्र थे, दरिद्र परिवार में रहे। इस किंवदंती को स्वीकार करके और किस प्रकार से कालिदास की रचनाओं में उनके बाल्यकाल के ये अनुभव बोलते हैं, व्यक्त होते हैं, इस पर र्यूबेन कुछ चर्चा करते हैं। और वाल्टर र्यूबेन और डॉक्टर रामविलास शर्मा दोनों ही कालिदास को अपने समय के आगे पराजित और हारा हुआ नहीं पाते हैं। वे मानते हैं कि क्रांतिदर्शी प्रतिभा कवि में है, कालिदास में, और उसके साहस की सराहना र्यूबेन ने भी की है और रामविलास शर्मा ने भी की है। मैंने र्यूबेन पर जो वक्तव्य दिया उस पर मुझे एक टिप्पणी अरुण माहेश्वरी की प्राप्त हुई है। र्यूबेन ने रविन्द्रनाथ और कालिदास दोनों को आमने सामने रखते हुए कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर में वह साहस नहीं है सत्ता के प्रतिरोध का जो कालिदास में था। इस तरह की कुछ बात र्यूबेन ने कही है, उसको मैंने उद्धृत किया है। उस पर कुछ तीखी टिप्पणी अरुण माहेश्वरी जी ने दी है कि रविन्द्रनाथ को गिराने का काम जॉर्ज लुकाच ने किया और उसी को आगे बढ़ाया है र्यूबेन ने। मेरा उससे विशेष कुछ लेना देना नहीं है, न मैं रविन्द्रनाथ का बहुत अध्येता हूँ। कालिदास पर बात कर रहा था, मुझे भी थोड़ा सा लगा उस समय कि र्यूबेन ने रविन्द्रनाथ टैगोर पर कुछ अनुचित ही कह दिया है और कालिदास से तुलना करते हुए ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और र्यूबेन और रामविलास शर्मा के बाद एक और वामपंथी समीक्षक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिनका नाम अब लगभग विलुप्त हो गया है, हमारी स्मृतियों से विलोपित हो गया है, वो सेरेब्र्याकोव हैं, जो कि रूस के संस्कृत विद्या के अच्छे आचार्य रहे हैं। रूस में बड़ी लंबी परंपरा है संस्कृत की, संस्कृत के अध्ययन की, और जो विशेषता वहां मैंने देखी कि संस्कृत के जितने आचार्य हैं प्रायः हिंदी का भी अध्ययन करते हैं, इसलिए बड़ा व्यापक उनका अध्ययन हुआ करता है। वारान्निकोव साहब हुआ करते थे, वरिष्ठ वारान्निकोव, और उनके बेटे भी दोनों संस्कृत और हिंदी साहित्य में माहिर रहे। जेडी सेरेब्र्याकोव, उनसे व्यक्तिगत भी भेंट मेरी हुई उज्जैन में ही। उनकी पुस्तक रूसी से अंग्रेजी अनुवाद में सुलभ थी, स्केचेज ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, इस शीर्षक से रूसी से अंग्रेजी में अनुदित उनकी यह पुस्तक है, जेडी सेरेब्र्याकोव की। अच्छी पुस्तक है, संस्कृत साहित्य पर अच्छी पुस्तकों में से यह एक है।
और इंडियन स्टडीज पास्ट एंड प्रेजेंट इस श्रृंखला में सोवियत इंडोलॉजी सीरीज के अंतर्गत यह 1972 में छपी थी। उस समय छप करके आई थी और मैं विश्वविद्यालय में युवा प्राध्यापक था। इस तरह की पुस्तकें जो आती थी उनको मैं देख पढ़ लिया करता था। रूबेन ने जो कहा उससे और सेरेब्रियाकोफ ने जो उसमें कुछ और जोड़ा, उससे मैं कुछ प्रभावित हुआ। और सेरेब्रियाकोफ ने रूस में कालिदास के अध्ययन की परंपरा का हवाला देते हुए बताया कि सर्जना की सार प्राणता तथा मनुष्यता के विश्वजनीन अनुभव के कारण कालिदास की कृतियां रूस में सराही जाती रही हैं। शाकुंतलम के प्रथम रूसी अनुवादक एन एम करमजिन ने अनुवाद की भूमिका में लिखा कि रचनात्मक ऊर्जा केवल यूरोप की बपोती नहीं, समग्र विश्व में व्याप्त है तथा मनुष्य कहीं का भी हो, हर हालत में मनुष्य है। यह कालिदास की कविता दिखाती है। यह मैं रूबन पर जब बोल रहा था तो कदाचित बताना भूल गया कि रूबन ने भी इस तरह की शब्दावली में बात कही है कि कालिदास हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि राइन नदी के किनारे खड़ा हुआ आदमी भी वैसा ही है जैसा कि गंगा के किनारे खड़ा हुआ आदमी। मनुष्यता के अनुभव यही हैं। ऐसा कालिदास को पढ़ते हुए हमको अनुभव होता है, ऐसा कुछ वे कहते हैं। पर सेरेब्रियाकोव बताते हैं कि महान प्राच्य विद्यावेत्ता ओल्डेनबर्ग, जो बड़ा नाम है, उन्होंने 1916 में कालिदास के नाटकों के रूसी अनुवाद पर विस्तृत भूमिका लिखी थी, जिसमें भी उन्होंने कवि के जीवन और व्यक्तित्व के निर्माण में तत्कालीन समाज और संस्कृति के योगदान की चर्चा की थी। ओल्डेनबर्ग और करमजिन के हवाले के साथ सेरेब्रियाकोफ ने शाकुंतलम के प्रथम जर्मन अनुवादक जी फोर्स्टर जी फोर्स्टर के विषय में भी यह धारणा व्यक्त की है कि वे अर्थात जी फोर्स्टर सर्वहारा की क्रांति के प्रबल समर्थक और जन की संस्कृति के निर्माण क्षमता में अटूट विश्वास रखने वाले क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे और शाकुंतलम उन्हें मनुष्यत्व में आस्था जागरित करने वाली कृति प्रतीत हुई जो उनकी आस्था के अनुसार थी। तभी उन्होंने इसका अपनी भाषा में अंग्रेजी अनुवाद से उन्होंने जर्मन में अनुवाद किया, मूल संस्कृत से नहीं कर सके। और संस्कृत जानते भी नहीं थे। यह फोस्टर के संबंध में अन्यत्र भी मुझे उल्लेख मिला है और मैंने इसको कहा भी है कि फोस्टर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, राजनीति कर्मी थे, साहित्य प्रेमी भी थे। विलियम जोन्स ने जो अनुवाद किया 1779 में जो छपा, वह अंग्रेजी वे जानते थे, उन्होंने पढ़ा, बहुत प्रभावित हुए और उस अनुवाद का उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वो एक बड़ी क्रांति हुई शाकुंतल के द्वारा पूरे यूरोप में। उसमें फोस्टर की भी भूमिका थी। और जो मैंने पढ़ा है फोस्टर के बारे में कि उस अपने अनुवाद की भूमिका में फोस्टर ने ये कहा कि हमारा देश इस समय बड़ी संक्रांति से उथल-पुथल से गुजर रहा है, पर मुझे यकीन है कि एक दिन सर्वहारा का शासन स्थापित होगा जर्मनी में और इतिहास ने जो घाव हमें दिए हैं, उनको भरने के लिए जिन महान रचनाओं की आवश्यकता तब हमें पड़ेगी, उनमें से एक रचना यह है, इसलिए मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। इस तरह की बात उन्होंने जर्मन में कही थी। इसका हवाला भी सेरेब्रियाकोफ देते हैं। इतना बड़ा उनका दायरा है कि वे जर्मन भाषा के पहले अनुवादक, रूसी भाषा के पहले अनुवादक, उनकी भूमिकाओं की, उनके परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं इस संदर्भ में। तो कालिदास के जो अध्येता हम लोग हैं भारत में, उनके लिए ये जानकारियाँ महत्वपूर्ण हो सकती है। जब हम विश्व कवि कालिदास को कहते हैं, तो पूरे विश्व को किस प्रकार से आंदोलित किया है कालिदास ने, यह हम इन लोगों के वक्तव्यों से, इनके उल्लेखों से समझते हैं। रूबेन की ही तरह सेरेब्रियाकोफ भी यह मानकर चलते हैं कि कालिदास ने अपने जीवन के शैशव में दारिद्र्य और अभाव भोगा था। वे ग्वाले के लड़के थे, ऐसा वे कहते हैं सेरेब्रियाकोफ, और राजसभा में सम्मानित हुए लेकिन भूल नहीं पाए कि मैं पहले क्या रहा हूँ। इसलिए वो लिखते हैं, यह उनकी पुस्तक में है, मैंने उसका आशय हिंदी में किया है। कालिदास की कविता के केंद्र में मनुष्य की प्रतिमा है। यह कोई जड़ प्रतिमा नहीं है। यह प्रतिमा
मनुष्य जीवन के संपन्न अनुभवों के आधार पर रची गई है। दो बिंदु विशेष रूप से उनकी चर्चा में आते हैं। सेरेब्रयाकोव ने जो कालिदास पर विमर्श किया है उसमें एक तो कालिदास की कविता में समकालीन समाज चित्रित है, सभ्यता उस समय की प्रतिबिंबित हुई है, और दूसरा इस अपने सारे देश काल और समकालीन समाज को, समकालिकता को अतिक्रांत करके कालिदास एक अलग प्रकार की छवि रचते हैं, जो अतीत के गौरव वर्धापन के द्वारा वे रचते हैं। ये सेरेब्रयाकोव के शब्द हैं, अंग्रेजी में मैंने उल्था किया है। सेरेब्रयाकोव भी रामविलास शर्मा की तरह राम के चरित्र में परिवर्तन लक्षित करते हैं और ये सवाल उठाते हैं, रामविलास शर्मा भी ये सवाल उठाते हैं कि ये कैसे राम है जो सीता से इस तरह से बोल जाते हैं रावण विजय के पश्चात, जब सीता उनके सामने लाई जाती है। ये तो बड़ा अन्याय है स्त्री के प्रति, सीता के प्रति। यह बात सेरेब्रयाकोव भी कहते हैं कालिदास के हवाले से। और र्यूबन की ही तरह सेरेब्रयाकोव का भी ध्यान शाकुंतल के पंचम अंक में जो धीवर वृत्तांत है उसकी ओर गया है, मछुआरा जो आता है। र्यूबन ने तो इतना ही कहा है कि लोकनाट्यों से संपर्क उनका था और अपने बाल्यकाल में जिस समाज को उन्होंने देखा था उसकी स्मृतियों के कारण उन्होंने यह पात्र गढ़ा है शाकुंतल में। यह एक प्रत्याख्यान करने वाला पात्र है। पर सेरेब्रयाकोव इसमें बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, यह किसी ने नहीं कही, इसलिए मैं सेरेब्रयाकोव पर चर्चा करना उचित समझता हूँ। र्यूबन की बात में अपनी बात को मिलाते हैं, पर वे कहते हैं कि धीवर जो आता है, मछुआरा जो आता है, उसके रूप में एक मनुष्य हमारे सामने उठ के खड़ा हो जाता है। और ये बात सेरेब्रयाकोव ने पहली बार कही। मेरा भी इस तरफ ध्यान गया कि वहां धीवर का नाम नहीं दिया कालिदास ने, बाकी सारे पात्रों के नाम हैं, धीवर का नाम क्यों नहीं है? उसका नाम क्यों नहीं दिया? कुछ भी नाम दे देते, गंगदत्त दे देते या और कुछ भी दे देते। तथा प्रविशति रज्जुभिर्बद्धः पुरुषाभ्याम ताड्यमानः पुरुषः, ऐसा कुछ नाट्य निर्देश आता है। एक पुरुष आता है जो रस्सियों से बंधा हुआ है और दोनों तरफ से सिपाही उसको पीट रहे हैं। ये नाट्य निर्देश है, कहीं नाम नहीं। इस पर तो हम बहुत चर्चा करते हैं कि मेघदूत में यक्ष का नाम नहीं, कश्चित से आरंभ होता है, उस कश्चित में ही तो सब समा गया। इस पर हमने खूब चर्चा की, पर यहाँ पुरुष कहा है। और इस पर ध्यान मेरी समझ से जो संस्कृत के हम लोग अध्येता हैं उनका कदाचित नहीं गया कि कालिदास ने वहां पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। रस्सियों से बंधा और पीटा जाता है, पुरुष प्रवेश करता है, ऐसा कहा है। सेरेब्रयाकोव कहते हैं कि पुरुष के रूप में एक मनुष्य को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आगे इसमें जोड़ा जा सकता है कि पुरुष विष्णु का भी नाम है, हिरण्यगर्भ का भी नाम है और पुरुष सूक्त है ऋग्वेद में। बहुत सारी बातें एक साथ खुल जाती हैं उनमें कि पुरुष को वे प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी सारे पात्रों के नाम हैं। कुंतक के अनुसार यहाँ संज्ञा वैचित्र्य वक्रता है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं दिया, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया है, इससे संज्ञा वैचित्र्य वक्रता हो जाती है। वहां मेघदूत में जो कश्चित शब्द है उससे सर्वनाम वैचित्र्य वक्रता हो जाती है। उस कश्चित में तो सब कुछ समेट लेते हैं, ब्रह्मांड समेट लेते हैं कालिदास। यहाँ भी पुरुष के द्वारा वे पता नहीं क्या क्या कहे जाते हैं। ये जो कालिदास कहना चाह रहे हैं, सेरेब्रयाकोव यह संकेत करते हैं कि सारा समाज, जब पुरुष कहते हैं कालिदास, तो उसमें चला आता है उसके पीछे, उस पुरुष के पीछे एक मनुष्य, मनुष्य के पीछे मनुष्य समाज है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी परंपरा जो पुरुष की है वैदिक काल की, वह भी विचारणीय हो जाती है। ये सारे जो समीक्षक हैं, वामपंथी समीक्षक कालिदास के, ये लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य के संदर्भ में कालिदास को समझने का प्रयास करते हैं। और ये बड़ी बात है, क्योंकि भवभूति को पढ़ते हुए तो बार बार यह विचार मन में आता है कि कितनी लोक कलाएं, लोकनाट्य की परंपराएं उनमें आ गई हैं। राजशेखर को पढ़ते हुए तुरंत यह मन में आता है
क्योंकि इनमें स्पष्ट प्रभाव ज़ाहिर होते हैं, कालिदास ज़ाहिर नहीं होने देते। कालिदास की खूबी यह है कि कितना सब कुछ वे समेट लेते हैं, वो पता नहीं चलने देते हैं कि वे कितना समेट कर के ले आए हैं। यह तो समझने वालों के लिए वे छोड़ देते हैं, समझने वाले समझें, समझने वाले अर्थ लगाएँ कि एक पुरुष उन्होंने क्यों कह दिया है यहाँ। तो क्यों सारे ही पात्रों के नाम हैं। अनुसुईया भी है, प्रियंवदा भी है, कण्व भी है, दुष्यंत भी है, यहाँ तक कि विदूषक को भी नाम दिया है। केवल विदूषक नहीं कहा। केवल विदूषक कहते अगर केवल, तो समझ में आता कि वहाँ भी कुछ जातिवाचक शब्द के द्वारा व्यंजना करना चाह रहे हैं। पर वहाँ तो मांडव्य है, हर विदूषक का नाम है। यही एक पात्र केवल है अभिज्ञान शाकुंतल में, जिसका कहीं कोई नाम नहीं। ये अनाम जो एक आदमी चला आया है, उसके द्वारा कालिदास क्या कहना चाहते हैं, इसको सेरेब्र्याकोफ हमको बताते हैं। इसलिए ये जो बड़ा दायरा बनता है, यह सही है कि किसी वाद के आधार पर किसी कवि को आकलन यदि करेंगे, तो संकीर्णताएं भी आ सकती हैं। खेमा जो बनता है उसके कारण, पर नए वातायन भी तो खुलते हैं, जिन पर कि तथाकथित बड़ी परंपरा के जो उत्तराधिकारी हम लोग हैं, उनका ध्यान नहीं जाता। इतनी ही चर्चा सेरेब्र्याकोफ के बारे में करते हुए, और यह उनके प्रति एक एक अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हुए, क्योंकि मैंने उनको सुना तो मैंने देखा कि हिंदी साहित्य का भी अच्छा उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। वे अमृता प्रीतम पर भी बात कर रहे थे, कालिदास पर बोल रहे थे और अमृता प्रीतम का वो स्मरण कर रहे थे। तो यह संस्कृत में ये लोग आए, वाल्टर र्यूबेन जर्मनी के विद्वान, सेरेब्र्याकोफ रूस के विद्वान, और भी रूस में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने जीवन अर्पित किया संस्कृत विद्या के लिए, भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए, और बड़ा दायरा भी हमारे सामने खोला। उससे भी हम कुछ सीख समझ सकते हैं, और वे स्मरणीय तो हमारे लिए निश्चित रूप से हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।